आइस एज में चली जाए तो क्या होगा। इस स्टोरी में पूरी दुनिया बर्फ से ढक चुकी है, बाहर का तापमान गिरकर एकदम से -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे हालात में कोई कैसे सरवाइव कर सकता है। ऐसे हालात में गर्मी और खाना अब सबसे इम्पोर्टेंट चीजें बन चुकी हैं। साउथ कोरिया अब एक फ्रोजन जंगल बन चुका है। शुरुआत में जो लोग जिंदा बचे थे उन्होंने पहले साथ मिलकर सरवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि खाने पीने के रिसोर्सेज सबके लिए काफी नहीं है। और फिर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के कॉरिडोर्स में लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब तबाही के बीच एक लड़का है, हान फेंग, जो अपने हीट प्रोटेक्टेड फोर्टिफाइड बेस में बिना किसी डर के जी रहा है। उसके पास ढेर सारा खाना और खूबसूरत लड़कियां भी हैं। असल में हान फेंग एक रिग्रेसर है, जिसे न सिर्फ अपोकलिप्स से पहले वाली जिंदगी में रीइंकारनेट होने का चांस मिला, बल्कि इस बार उसने अपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए सारी प्लानिंग भी कर ली और खुद को रेडी कर लिया। साथ ही साथ उसे कुछ सुपर पावर्स भी मिली हैं, जिनको यूज करके वो खाना डुप्लीकेट कर सकता है और उस पावर से वो किसी चीज का साइज भी बड़ा कर सकता है। फेंग ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। आगे चलकर उसने एक स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड शेल्टर बनाया, जिसमें हीटेड सिस्टम, ग्रीन हाउसेस और एक सोना भी है। तो अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलो देखते हैं। ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एकदम से बंद हो जाता है और उसकी जगह एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। उसे ये आवाज जानी पहचानी लगती है। आवाज देने वाली हान फेंग को पुकार रही होती है। वो लड़का ठंड में कांपते हुए दरवाजा खोलने के लिए बढ़ता है और दरवाजे के पीप होल से झांक कर उसने देखा कि ये असल में उसकी क्रश ह्यूना है, जो ठंड से कांप रही होती है और बोल भी नहीं पा रही होती। फेंग बिना सोचे समझे तुरंत दरवाजा खोलता है ताकि ये देखे कि वो ठीक है या नहीं, और उसे तुरंत वार्म शेल्टर में अंदर ले जाता है। लेकिन उसके बाद होता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। ह्यूना अचानक आगे बढ़ती है और उसे किस कर लेती है। हान फेंग शॉक और डिसबिलीफ में जम जाता है। ह्यूना फुल एनर्जी के साथ हान फेंग को किस कर रही होती है और किस खत्म होने के बाद भाई साहब का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे बोलती बंद हो गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ह्यूना को अचानक क्या हो गया जो उसने आकर हान को किस कर दिया, क्योंकि ह्यूना उसकी क्रश थी। और ये सब होने के बाद हान फेंग तो दिल में शायद खुद को गीगा चैट समझ रहा होगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज बहुत बड़ी चीज जीत ली है। इसी मोमेंट पर ह्यूना अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती है। वो कहती है कि उसने हमेशा हान फेंग से प्यार किया था। अपोकलिप्स जैसे डरावने माहौल में जीने के बाद उसे फाइनली ये समझ आया कि हान जैसे लोग असल में दूसरों की परवाह करते हैं। अपनी बात को और सॉलिड बनाने के लिए ह्यूना हान फेंग का हाथ अपने सीने पर रखती है ताकि वो उसका तेज धड़कता दिल फील कर सके। वो कहती है कि अब वो उसके साथ कुछ भी करने को तैयार है। और यही था वो हनी ट्रैप जिसमें हान फेंग धीरे धीरे फंस रहा है, क्योंकि उसका दिमाग अब छोटी छोटी रोमांटिक फैंटेसीज में डूब चुका होता है। इसी बीच ह्यूना और आगे बढ़ती है। अपनी टांग उसके दोनों पैरों के बीच में रब कर रही होती है। वो उसे और ट्रैप में फंसा रही होती है। हान फेंग और ज्यादा खो जाता है। उसका दिमाग अब पूरी तरह से फीलिंग्स के अंदर डूब चुका होता है, लेकिन वो भी अपने इमोशंस शेयर करता है। वो कहता है कि उसके लिए ह्यूना सब कुछ है, लेकिन अभी ये सब करने का समय नहीं है। ह्यूना जानती थी कि उसे कैसे मैनिपुलेट करना है। वो उसे आराम से आंखें बंद करके ये सब फील करने का कहती है। हान फेंग खुशी से मुस्कुराता हुआ आंखें बंद करता है। उसके दिल में एक्साइटमेंट होती है, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी नए एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो। लेकिन फिर उसकी लाइफ का सबसे पहला किस उसकी लाइफ का सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस बन जाता है। कोई इंसान उसका सिर अचानक से किसी भारी चीज से फोड़ देता है। उसके स्कल पर एक पावरफुल अटैक लगता है और उसका पूरा जिस्म खून में डूब जाता है। बेचारा हान दर्द से कांप रहा होता है, जबकि ह्यूना सामने खड़ी होकर झूठे शौक के साथ चीखने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे ये सब फेक ड्रामा बंद करने का कहता है, क्योंकि वो खुद इस प्लान में शामिल थी। उन दोनों ने मिलकर हान फेंग को मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि अपोकलिप्स के जमाने में कोई किसी का नहीं होता। वो लोग हान फेंग की हालत से ज्यादा खुश इस बात से हो रहे होते हैं कि उन्हें उसका स्टैश और रिसोर्सेज मिल गए हैं। वो लड़का जो थोड़ी देर पहले किसी इंसान के साथ एक अच्छी जिंदगी का सोच रहा था और अपनी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस ले रहा था, अब वही लड़का अपने ही खून में डूबा पड़ा है। वो होश में है लेकिन हिल भी नहीं पा रहा। मौत उसके बिल्कुल करीब आ चुकी होती है और उसकी आंखों के सामने ह्यूना अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी मना रही होती है। हान फेंग की मौत किसी और की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे फेवरेट लड़की की वजह से हुई थी। और अपने उस आखिरी समय में वो कसम खाता है कि अगर उसे दोबारा चांस मिला तो वो कभी किसी की बातों में नहीं आएगा। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश होने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। लेकिन उस डरावने डार्कनेस के बीच में एक हल्की सी रोशनी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो उस लाइट की तरफ खींच चला जाता है। पहले उसे लगता है शायद ये स्वर्ग में जाने का रास्ता है, लेकिन उसकी ये उम्मीद तुरंत टूट जाती है जब उसका आत्मा किसी और ही जगह पहुंच जाता है और वहां उसके जिस्म और आत्मा के हजारों टुकड़े हो जाते हैं एक्सपीरियंस होता है।
इस भयानक सीक्वेंस के एंड में हान फेंग अचानक अपने बेड पर एक झटके से उठता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी भयानक सपने से जागा है। उसका चेहरा पसीने से भरा होता है और वो कंफ्यूज्ड होकर अपने आसपास देखता है। कुछ पल पहले जहां वो दर्द के मारे मौत के करीब जा रहा था, अब लग रहा है कि सब नॉर्मल है। सिर्फ वो नहीं, बल्कि बाकी दुनिया भी नॉर्मल है और अपोकलिप्स का कोई नाम और निशान नहीं। बाहर सूरज काफी देर से चमक रहा है। सूरज की गर्मी फील करके उसे वो सुकून मिलता है जिसका उसने तो सपना भी नहीं देखा था। कैलेंडर चेक करते समय हानफेंग को पता चलता है कि आज की तारीख है 28 जून, जबकि असली टाइमलाइन में अपोकलिप्स 15 जुलाई को स्टार्ट होने वाली थी। यानी कि वो मरने के बाद रीइंकार्नेट हुआ है, और वो भी अपोकलिप्स स्टार्ट होने से कुछ हफ्ते पहले के टाइम में। उसका चेहरा शॉक, हैरानी और कंफ्यूजन से भरा होता है। ये तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसे दोबारा जिंदगी मिलेगी, लेकिन इस बार वो कुछ नए चेंजेस के साथ वापस जिंदा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उसकी ग्लोइंग रेड हथेली की। जैसे ही हानफेंग होश में आया, उसका हाथ लगातार रेड फ्लेम से ग्लो कर रहा था। उसने अपना हाथ हिलाकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फ्लेम हल्की सी गर्म लग रही थी, लेकिन उसका हाथ जल नहीं रहा था। पहले तो उसने सोचा शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन फिर अचानक उसे एक छींक आ गई। और तब एक और अजीब चीज हुई। वही हाथ अब तेज ग्रीन कलर में ग्लो करने लगा। उसका कंफ्यूजन और भी बढ़ गया, लेकिन इस दफा कुछ अलग था। इस दफा हान फेंग अपने इस ग्लोइंग पावर का कंट्रोल खो बैठा और उस फ्लेम का साइज और इंटेंसिटी दोनों बढ़ने लग गए। हनफोंग अभी भी पैनिक और कंफ्यूजन में होता है। एक तो वो रीइंकार्नेट हो गया है और अब ये पावर्स उसे और पागल कर रही हैं। वो वहीं खड़ा होता है और अपने नए प्रॉब्लम को लेकर सोच में डूब जाता है। तभी उसका हाथ जो ग्रीन ग्लो कर रहा था धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, और इस बार का ग्लोइंग इफेक्ट पहले वाले रेड ग्लो से बिल्कुल अलग लग रहा होता है। वो एक कॉर्नर में बैठ जाता है और उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल काफी नीचे गिर चुका है। जब से ये ग्रीन ग्लो एक्टिवेट हुआ है, तब से उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा कम लग रही होती है। गुस्से में वो अपना हाथ हवा में हिलाता है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। तब अचानक उसे एक एहसास होता है कि ये सब तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो अपनी फेवरेट मानवा स्टोरीज में पढ़ता था। उसमें भी तो हीरो दोबारा रीइंकार्नेट होता है और मजेदार पावर्स के साथ कमबैक करता है। अपना ये ख्याल टेस्ट करने के लिए भाई साहब सीधा एक छुरी निकाल लेता है। उसके दिल में होप होती है कि शायद उसकी न्यू पावर्स से कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ कुछ नहीं होता। उस छुरी पर कोई रिएक्शन नहीं होता और वो खुद एक जोकर की तरह लगने लगता है। ऊपर से उसे भूख भी लग रही होती है, क्योंकि इस एनर्जी लॉस ने उसका हाल खराब कर दिया है। वो फ्रिज चेक करता है, लेकिन उसका मूड और खराब हो जाता है क्योंकि फ्रिज पूरा खाली होता है। उसकी तबीयत और भी खराब हो रही होती है। वो सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, वरना वो फिर से बेहोश हो जाएगा। तभी उसकी नज़र एक शेल्फ पर पड़ती है जहां एक जार में रोस्टेड सोयाबीन्स रखे होते हैं। ये वही स्नैक है जो अपोकलिप्स के समय बहुत यूजफुल हो सकता है। ये एक पूरा मील तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए काफ़ी है। वो एक बीन उठाता है और बिना सोचे मुंह में डाल देता है, लेकिन जैसे ही वो बीन उसके मुंह में जाता है, वो अब सिर्फ एक सोयाबीन नहीं रहता, बल्कि वो एक पूरे पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसका ग्लोइंग ग्रीन हाथ गायब हो जाता है और उसके जिस्म की थकान भी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है और वो रिलैक्स फील करता है। हनफेंग कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या ये सोयाबीन्स की वजह से हुआ या उसकी पावर्स की वजह से कुछ हुआ। वो एक और बीन का पत्ता उठाता है और उसे फाड़कर चेक करता है, और तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद यही उसकी नई पावर है। वो खुद से काफी इम्प्रेस होता है और डिसाइड करता है कि वो इस एबिलिटी को सीरियसली स्टडी करेगा और प्रैक्टिस करेगा। लेकिन अभी सही समय नहीं है। सबसे पहले उसे कुछ जरूरी काम करने हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद अपोकलिप्स आने वाला है और उसे उसके लिए सप्लाई स्टॉक करना है। ये सोचकर वो सीधा सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर में हन एक रश भरे सुपरमार्केट के अंदर होता है। लोग अपने कामों में बिजी होते हैं और कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। हन सच में वापस नॉर्मल जिंदगी में आ चुका है। हन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन सोचने लगता है कि अब तक उसके पास 2 ग्लोइंग हाथ एक्टिवेट हुए हैं। रेड वाला थोड़ा स्टेबल था, लेकिन ग्रीन वाला काफी ज्यादा पावर ड्रेन करता है। और सबसे अजीब बात यह है कि जब उसने ग्लोइंग हाथ से सोयाबीन को टच किया, तो वो एक प्रॉपर बीन का पौधा बन गया। अभी तक वो अपनी पावर को सही से समझ नहीं पाया था और इस कंफ्यूजन से उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। और जब वो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है, तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। वो आवाज ह्यूना की होती है। ये वही लड़की है जिसने उसकी पिछली लाइफ में उसे बड़ा धोखा दिया था। वो यहीं कहीं आसपास होती है। इस दफा उसने अपने एक्स एडी को छोड़ दिया है, लेकिन सच बात तो ये है कि जो भी लड़का इस लड़की के साथ होता है, उसका अंजाम हर बार बुरा ही होता है। हन उसे एक बार फिर मिलकर काफी शॉक्ड होता है।
ये बात बहुत पुरानी है। ली ह्यूना उसकी 3 साल पुरानी क्रश थी, जिसके लिए प्यार अब भी उसके दिल में छुपा हुआ है। हान फेंग ने उसका दिल जीतने के लिए हर पॉसिबल काम किया था, लेकिन ह्यूना ने कभी उसे सच में दोस्त नहीं माना था। वो उसके लिए सिर्फ एक बैकअप था, बस एक ऑप्शन जब कोई और ना हो। और अब उस सब कुछ के बाद जो उसके साथ हुआ, जिस तरह से ह्यूना ने उसे धोखा दिया और उसको मारने का प्लान बनाया, हान के अंदर गुस्सा उबल रहा था। उसका पूरा जिस्म गुस्से से भर गया था। लेकिन वो टाइप का इंसान नहीं जो बिना सोच समझे कुछ कर जाए। और स्पेशली अब जब उसे दोबारा जीने का चांस मिला है, अब वो हर स्टेप सोच समझ के लेगा। हान फेंग अपने आप को कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि बदला जरूर लेगा, लेकिन सही समय आने पर। अभी फिलहाल उसे सर्वाइवल के लिए कुछ जरूरी चीजें स्टॉक करनी है। ह्यूना जो उसकी तरफ देख रही होती है, उसे वेव करके अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हान फेंग का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। हान अपनी तरफ से काम रहने की कोशिश करता है और कैजुअली कहता है कि ह्यूना इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो उसे देखते ही खो गया था। ह्यूना थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि वो बहुत अच्छी बातें करता है, और वो इसी मौके को यूज करते हुए उसे साथ शॉपिंग पे जाने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन हान बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, सीधा उसके पास से ऐसे गुजरता है जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। ह्यूना का रिएक्शन देखने वाला होता है। उसे इतना बड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक हो जाता है। सच तो ये है कि हान फेंग अब सब समझ चुका है। ह्यूना सिर्फ उसे इसलिए इनवाइट कर रही थी कि वो उसे अपना पर्सनल बैंक बना सके, लेकिन अब वो किसी और का लॉयल डॉग बनकर जीना नहीं चाहता। इस नई जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर में वो वाल्डेमर प्लाजा पहुंच जाता है। ये इस रीजन का सबसे स्टॉक्ड सुपरमार्केट माना जाता है। असली जिंदगी में जैसे ही आर्कटिक अपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था, इस पूरे प्लाजा को सिर्फ एक रात में खाली कर दिया गया था। आज तक किसी को नहीं पता कि उस रात सब कुछ कौन ले गया था। लेकिन अब हान फेंग का मिशन सिंपल है। उसे जितना हो सके उतना सामान स्टॉक करना होगा। वो ऑनलाइन एक सर्वाइवल गाइड लिस्ट ढूंढ चुका होता है, जिसमें फूड, विंटर क्लोथ्स, मेडिसिन, डेली यूज की चीजें, फ्यूल और कई और यूजफुल आइटम्स लिखे होते हैं। लेकिन जब लिस्ट रेडी होती है तो दूसरी प्रॉब्लम सामने आती है। हान के पास ये सब लेने के पैसे ही नहीं होते। वो कंगाल होता है। ये सोचकर उसे स्ट्रेस होने लगता है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में लिखा होता है कि वो 1,70,000 तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल है। वो इतना खुश होता है जैसे उसे कोई लॉटरी टिकट मिल गया हो। उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत सभी अवेलेबल लोन ऐप्स यूज करता है और एक के बाद एक जल्दी से हाथ चला के हर जगह से लोन ले लेता है। और सच पूछो तो एपोकलिप्स के दौरान लोन रीपे करने वाला कौन होता है? सब कुछ तबाह होने के बाद किसको पैसे की परवाह होगी? दूसरी तरफ ह्यूना के साथ सच में बुरा होता है। वो काफी ज्यादा अनॉयड होती है क्योंकि आज हान ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये लड़की क्लियरली अपनी ईगो के अंदर डूबी होती है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसका पर्सनल कट्टा उसे ऐसे रिजेक्ट कर सकता है। ह्यूना की पर्सनालिटी के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। वैसे भी पहली लाइफ में उसने हान की जान ली थी। ह्यूना अपने दिल में हान फेंग को गालियां दे रही होती है कि उस जैसे लूजर के पास कार भी नहीं है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि ह्यूना उसके साथ प्यार से बात करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसी समय एक कार उसके सामने रुकती है और हॉर्न बजती है। ह्यूना को एकदम बड़ा शॉक लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि हान फेंग ही है। हान कार से निकलता है और कैजुअली बोलता है कि ये ट्रक उसने खरीदी है। वो उसे जेलस फील कराते हुए कहता है कि वैसे भी उसके डैड ने अमेरिका में काफी पैसा बनाया है, तो उन्होंने कार लेने के लिए ऐसे ही कुछ कैश भेज दिया और मुझे चिल करने को कहा, और वो अभी उन्हें ही एयरपोर्ट ड्रॉप करके आ रहा है। ये बात सुनकर ह्यूना थोड़ा रिलैक्स फील करती है। अब उसे लगता है कि हान ने उसे इग्नोर इसलिए किया था क्योंकि वो किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी था। वो थोड़ा गिल्टी फील करते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसे उस समय हान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, और उसे अपने ट्रैप में फंसाने वाले स्टाइल में थोड़ा क्यूट बन के रोती है और कंप्लेन करती है कि हान ने उसके साथ कितना रूड बिहेव किया था। ये सुनकर हान फेंग का रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। पहले तो वो ह्यूना को सीधा बेवकूफ कह देता है, लेकिन फिर उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है कि उस जैसी लड़की को तो वो कभी छोड़ सकता, क्योंकि उसके लिए ह्यूना अब भी इम्पोर्टेंट है। हन उसे ये जानबूझकर फील करवा रहा होता है ताकि वो उसे बेवकूफ बना सके। ह्यूना को लगता है उसने लॉटरी जीत ली है और अब तो सब उसके कंट्रोल में है। उसके फेस एक्सप्रेशन से सब क्लियर नजर आ रहा होता है। वो फिर से हान के फीलिंग्स से खेलने लगती है और कहती है कि वो भी उसके बारे में ऐसा ही फील करती है, और उसे साथ में मूवी देखने का कहती है और फिर शाम का डिनर प्लान करने का कहती है। लेकिन हान उसकी बात के बीच में ही बोलता है कि उसे अब एक जरूरी काम करने जाना है और अपना सामान पैक करने लगता है, ये कहकर कि उसके पास ऑलरेडी बहुत काम पड़े हैं। ह्यूना भी थोड़ा कंफ्यूज होती है कि उसने इतना सामान अचानक किस लिए खरीद लिया है। हन चिल तरीके से कहता है कि बस उसका मन किया तो उसने सब ले लिया, और उसे और जल में फंसाने के लिए कहता है कि उसने ह्यूना के लिए भी एक गिफ्ट लिया है।
ह्यूना का मूड एकदम से अच्छा हो जाता है और वो करुष होकर घर लौट जाती है, ये सोचकर कि शायद रात तक उसे गिफ्ट मिल जाएगा। जाते वक्त उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट सी स्माइल होती है, उसे लगता है उसने आज कुछ बड़ा जीत लिया और हान को बेवकूफ़ बना लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हान के चेहरे पर भी एग्जैक्टली वैसी ही स्माइल होती है, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और सच ये है कि हान अपने सप्लाई का राज कभी नहीं बताएगा। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है जिससे वो इस अपोकलिप्स में जिंदा सरवाइव कर सकता है। जब पूरी तबाही और परेशानी में डूबेगी तब हान फुल तैयारी के साथ अपना बदला लेगा, उस हरामी से भी जिसने उसे मारा था और ह्यूना से भी। वो खुद सोचता है कि इस बार वो अपोकलिप्स का मजा लेना चाहता है और ह्यूना का डाउनफॉल देखना उसके लिए बहुत सेटिस्फाइंग होने वाला है। अपोकलिप्स के आने में अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं और उस दिन पूरी दुनिया पर हैवी स्नोफॉल शुरू हो जाएगा और एक दिन में टेम्परेचर गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अगले 1 महीने में हर जगह का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता जाएगा और 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और पूरी दुनिया बर्फ में लपेट ली जाएगी। बाहर निकलना फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी वजह से फूड सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाता है। हन अपना पूरा सामान वापस अपार्टमेंट ले आता है और उसे इतने ढंग से कवर करता है कि किसी को शक ना हो। और सबसे रिस्की चीजें वो सिर्फ रात के समय शिफ्ट करेगा जब कोई आसपास ना हो। अपोकलिप्स का सबसे बड़ा इफेक्ट तब होगा जब ठंड की वजह से पावर सप्लाई का ब्रेकडाउन होगा। उस टाइम फ्यूल की डिमांड आसमान तक पहुंच जाएगी, लेकिन हान ऑलरेडी पूरे 1 साल का फ्यूल स्टॉक कर चुका है। साथ ही साथ हीटिंग सिस्टम्स भी अपोकलिप्स के बाद बंद हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम के लिए हान ने कंस्ट्रक्शन क्रू को हायर किया जिन्होंने उसके घर में इंडस्ट्रियल लेवल हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया ताकि वो कोल्ड प्रूफ बन जाए। उसने एक अलग से सीक्रेट रूम भी रेडी कर लिया जहां सप्लाईज और इन्वेंट्री सेफ रहेंगे। अगर कोई उसके घर आ भी गया तो उसे वो नहीं मिलेगा। जब तक ये सब तैयारी कंप्लीट होती है जुलाई 14 आ चुका होता है। अब अपोकलिप्स आने के लिए सिर्फ एक दिन रह जाता है और अब जब सब कुछ सेटअप हो चुका है तो चेकलिस्ट में आखिरी चीज जो बची है वो है उसकी अपनी सुपर पावर को स्टडी करना। हान फेंग जानता है कि सिर्फ स्टॉक किया हुआ सामान उसे नहीं बचा सकता। अगर उसे ठंड से बचना है तो अपनी पावर को समझना होगा और यहीं पे उसकी पावर्स का काम शुरू होता है। ये उसके सर्वाइवल की आखिरी होप है। उसके सामने वही सोयाबीन्स रखे हैं जो उसने खुद अपनी पावर से ग्रो किए थे और अब उनके टेस्ट टेस्ट का समय आ गया है। हन अभी तक ये समझ नहीं पाया कि पावर यूज करने के लिए ट्रिगर क्या है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और एक बड़ा चम्मच भरता है और होप करता है कि कम से कम ये फूड खाने के काबिल होगा। जैसे ही वो आधी प्लेट खा चुका होता है उसे ये कंफर्म हो जाता है कि बीन्स से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया, यानी अब वो अपनी पावर्स से आसानी से फूड प्रोड्यूस भी कर सकता है और खा भी सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि उसे अपनी पावर ट्रिगर करनी नहीं आती। अब तक उसने सिर्फ सोयाबीन पर अपनी एबिलिटी टेस्ट की है। वो फ्रिज चेक करता है कि शायद उसे एक्सपेरिमेंट के लिए कोई और सब्जी मिल जाए। वो बाहर देखता है, शाम धीरे धीरे दिन की जगह ले रही होती है और समय निकलता जा रहा है। हन फुंग की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो थोड़ा ड्राउजी और वीक फील कर रहा होता है। उसे शक होता है कि क्या वो अभी अभी बेहोश हो गया था। उसके हाथ में ब्रोकली होती है और किचन वेजिटेबल्स से भरा हुआ होता है। हर तरफ सब्जियां बिखरी होती हैं। उसका दिमाग प्रॉपरली काम भी नहीं कर रहा होता। उसकी अपनी पावर्स को यूज करने की थकावट उस पर हावी हो गई है। इस पावर को यूज करने से अभी तक उसे एक यही प्रॉब्लम सामने आई है। वो वही पुरानी सोयाबीन्स खाता है जो पहले भी खाई थी और खाते हुए कहता है कि कम से कम उसे इस बार कुछ नया सीखने को मिला है। चलो फ्लैशबैक में जाके देखते हैं उसने सीखा क्या। बेहोश होने से जस्ट पहले आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसने कुछ अलग अलग चीजें मंगवाई थी ताकि अपनी पावर को टेस्ट कर सके और उसने इन्हें नए टाइप के प्लांट्स पे ट्राई किया। यहाँ से चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। कुछ प्लांट्स पे उसकी पावर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो वैसे की वैसे ही थी। लेकिन कुछ दूसरे प्लांट्स, खासकर सीड्स, उस पावर से एकदम से प्रॉपर प्लांट्स बन गए थे जैसे कि पहले सोयाबीन्स बने थे। और फिर एक तीसरा रिजल्ट भी सामने आया। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो उसके हाथ में एक्सप्लोड हो गए थे। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो उन ब्लास्ट हुई चीजों को देखता है जिनमें से कुछ कोल जैसे दिख रहे होते हैं, लेकिन ये चीज उसके लिए यूजफुल होती है क्योंकि वो ये कोल बाद में स्टोर करके हीटिंग के लिए यूज कर सकता है। इसका मतलब हान ने एक्सीडेंटली एक ऐसा रिसोर्स डिस्कवर कर लिया जिससे वो एपोकलिप्स में अपने आप को गर्म रख सकता है। हान एक्साइटेड होकर फिर से अपनी पावर्स पे फोकस करता है और नए एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करता है। पहला वाला तो फेल होता है, लेकिन जैसे ही वो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करता है उसके मैजिक पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जैसे रिजल्ट्स वो चाहता है वैसे मिलने लगते हैं। लेकिन एनर्जी लॉस इतना ज्यादा होता है कि वो एकदम से फ्लोर पे गिर जाता है और पूरी तरह बेहोश हो जाता है। वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हन ये सोचकर काफी कंफ्यूज्ड होता है कि आखिर उसकी पावर का मसला क्या है, कभी काम करती है कभी नहीं। उसके लिए ये समझना मुश्किल हो रहा होता है कि उसकी पावर्स कौन से प्लांट पे काम करेगी और कौन से पर नहीं। लेकिन उसे इस एक्सपीरियंस से एक चीज समझ आ जाती है कि उसकी पावर का ट्रिगर उसकी अंदरूनी इच्छा से लिंक्ड है।
वो मेडिटेशन ट्राई करने का सोचता है जिसमें वो अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकता है और ऐसा स्पिरिचुअल मोमेंट क्रिएट करता है जहां माइंड और बॉडी दोनों सिंक में आ जाए। और उसकी मेडिटेशन सच में काम कर जाती है, क्योंकि जैसे ही वो आंखें खोलता है उसका हाथ ग्रीन ग्लो कर रहा होता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि उसकी पावर उसकी अंदरूनी इच्छा से कनेक्टेड है। और अब वो और आगे टेस्ट करने के लिए एक मीट के टुकड़े पर अपनी एबिलिटी ट्राई करता है। वो एक प्रॉपर मीट के टुकड़े पर अपनी एबिलिटी ट्राई करना चाहता है ताकि वो देख सके कि उसकी पावर्स प्लांट्स के अलावा किसी चीज़ पे काम करती हैं या नहीं। लेकिन उसका रिजल्ट देखकर वो निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर का मीट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। यानी हान को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि शायद उसे सारी जिंदगी प्लांट्स पर डिपेंड करके गुजारनी होगी। वो अपनी पूरी अंदरूनी इच्छा यूज करता है, लेकिन वो चाहे जितना भी कॉन्सेंट्रेट कर ले वो मीट फिर भी रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर वो दोबारा से इस बारे में सोचता है। उसकी इस मेडिटेशन के दौरान दो रंग देखे थे, एक रेड और एक ग्रीन। अब तक सिर्फ उसने ग्रीन पावर को यूज किया था। अब इस बार वो आंखें मजबूती से बंद करता है और अपनी दूसरी पावर को अंदरूनी इच्छा से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और फिर एक शॉकिंग चीज होती है, उसका हाथ रेड ग्लो करना शुरू करता है और उस रेड पावर से मीट पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे मीट अचानक एक घिनौने स्पाइकी ब्लॉब में बदल जाता है, जिसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये चीज है क्या। वो मीट का हाल देखकर खुद बहुत अजीब फील कर रहा होता है। हन मीट को जमीन पे फेंक देता है और फिर धीरे से उसके पास जाता है और फिर से इंस्पेक्ट करता है। वो मीट को पिंच करता है और फिर उसे उठाकर सोचता है कि क्या ये मीट सच में उसके रेड पावर की वजह से ऐसा हो गया है। देखने में तो लग रहा होता है जैसे ये बहुत ज्यादा कुक हो चुका हो। तो सवाल उठता है कि क्या रेड पावर सिर्फ चीजें हीट करने के काम आती है। लेकिन जब वो अपने हाथ को ध्यान से दोबारा देखने लगता है तब उसे कुछ समझ आता है। ये मीट कुक नहीं हुआ था, बल्कि इसका उलट हुआ था। ये तो वापस रिवर्स होने लग गया था और धीरे धीरे ब्रेकडाउन हो रहा था। उसे ये सब एनालाइज करके सब समझ आ गया। ग्रीन पावर चीजों के एवोल्यूशन को स्पीड अप करता है और रेड पावर उन्हें धीरे धीरे उनकी पुरानी फॉर्म में बदल देता है। वो इन दोनों पावर्स को कंबाइन करने की कोशिश करता है और अपने दोनों हाथों में मीट को लेकर जोर से जोड़ देता है। दोनों लाइट्स मिलने से एक येलो लाइट का पावरफुल इफेक्ट निकलता है और उसी समय मीट का टुकड़ा काफी बड़ा बन जाता है, अपने ओरिजिनल साइज से भी डबल। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके हाथ में तो सोयाबीन्स भी थे, तो वो कहाँ गए? शायद वो मीट के साथ मिक्स हो गए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हन अपनी पावर के रिजल्ट देखकर काफी हैरान होता है। सही से एनालाइज करने से पता चलता है कि ये मीट बहुत फ्रेश हालत में है। इतना फ्रेश मीट उसने कभी नहीं देखा। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि एक और टेस्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन इस बार लक उसके साथ नहीं होता और सब कुछ फेल हो जाता है और दूसरे एक्सपेरिमेंट के बाद सब कुछ काला हो जाता है। हन गुस्से में फ्लोर पर अपना हाथ मारकर फ्रस्ट्रेशन निकालता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप को काम करता है और समझ जाता है कि उसके पास अभी टाइम है, वो तो और भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। एक दिन में इतनी डिस्कवरीज करना भी किसी जैकपॉट से कम नहीं। हन सोचता है कि अगर वो इस एबिलिटी को प्रॉपरली मास्टर कर ले तो वो सच में सुपरमैन बन जाएगा और दुनिया के टॉप पर होगा। लेकिन तभी उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आती है। खाली फूड इकट्ठा करने से उसकी जान नहीं बचेगी। उसे खुद को दूसरे लोगों से बचाने के लिए कोई वेपन भी चाहिए होगा। जैसे ही वो वेपन लेने के बारे में सोचता है उसे रियलाइज होता है कि अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। बाहर बर्फ गिरने लग पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में हुआ था। जुलाई के महीने में ही पूरी दुनिया पर हाई लेवल का स्नोफॉल हो रहा होता है। फिर भी हान घर से निकलता है और सोचता है कि इससे पहले कि टेम्परेचर 45 डिग्री सी तक गिर जाए उसे कुछ भी करके गन लेना ही होगा। प्रॉब्लम यह है कि उसके कंट्री में गन्स लेना इलीगल है। जैसे ही वो इस ख्याल में बिजी होता है उसकी नज़र एक चपरी हेयर स्टाइल वाले बंदे पर पड़ती है जो सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि वो लाओ वांग का छोटा भाई है और गैंग लीटा ग्रुप का मेंबर है। वो एक टिपिकल लड़का है जो अपने बड़े भाई के पैसे पर ऐश करता है। हन उसे देखकर सोचता है कि ये बंदा तो कहीं देखा हुआ लगता है। उसके कपड़ों का फैशन तो बहुत बेकार है। सबसे फनी बात यह होती है कि सोसाइटी के लोग इस बंदे को एक नाम भी दे चुके होते हैं। सब उसे होमलेस जो कहते हैं। इस बंदे का असली नाम ली जी है, यानी होमलेस जो हान के ही एरिया में रहता है। वैसे कहने को तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और सबसे कांटेक्ट में होने का ड्रामा करता है। उसके आसपास लोगों का रश होता है और सब उससे पूछ रहे होते हैं क्या चल रहा है। और जो हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए यही ड्रामा करता है कि वो अपने बड़े भाई के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट में बिजी है। सच तो ये है कि इस बंदे के पास कोई काम नहीं होता, बस फोन पकड़ के ड्रामा करता है जैसे करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स उसके पास पेंडिंग है। हन उसे देखकर सोचता है कि क्या ये बेवकूफ गन लेने में उसकी हेल्प कर सकता है। हन कैजुअली उसे हाय हेलो करता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो दोनों पुराने दोस्त हैं। लेकिन सच ये है कि होमलेस जो ने हान को जिंदगी में पहले कभी देखा ही नहीं।
हानफिंग उसे अपना नाम चैन बताता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो दोनों पुराने दोस्तों की तरह मिल रहे हों। वो होमलेस जो के ईगो का फायदा उठाने के बारे में सोचता है और वो बेवकूफ लीजी उस ट्रैप में आ भी जाता है। वो सॉरी बोलता है कि उसे वो याद नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर काम का बहुत ज्यादा बर्डन होता है। हानफिंग चुपके से आसपास का माहौल चेक करता है और फिर तुरंत जो के पास जाकर खामोशी से अपनी पूरी सिचुएशन समझाता है। सब कुछ सुनने के बाद जो थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है कि उसे गन क्यों चाहिए, उसे किस लेवल का मसला है। हन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, उसके पास बोलने के लिए कोई सॉलिड एक्सक्यूज भी नहीं होता। तभी वो येलो बालों वाला बदमाश उसे वार्न करता है कि गन्स कोई मजाक नहीं है और वैसे भी वो इस कंट्री में इलीगल है। उसके पास गन लाने की सोर्स तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर दूसरे बंदे के लिए रिस्क लेगा। हन आराम से अपनी बात समझाता है और कहता है कि वो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन चाहता है क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर वो एक पूरी झूठी कहानी सुनाता है और बताता है कि वो एक दिन काम पे जा रहा था, वो अपनी बाइक पे था और साथ एक और बंदा बाइक पर था। उस बंदे ने बिना वजह उसके मुंह पर थूक दिया और इसी वजह से हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो हान ने उस बंदे को रोड पर पब्लिक के सामने साई तरफ धोया जैसे कोई बिना सर्फ के कपड़े धोता है और उसके बाद उसे वहीं छोड़ दिया। लेकिन उस बंदे ने बदला लेने की धमकी दी कि वो अपने दोस्तों के साथ वापस आएगा और अगले ही दिन हान पर पूरा गैंग टूट पड़ा और उसकी पूरी इज्जत का फालूदा बना दिया। तब से वो सोच रहा है कि उसके पास अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई वेपन होना चाहिए, एक सॉलिड सेल्फ डिफेंस वेपन। होमलेस जो इस कहानी पर फुल इमोशनल हो जाता है और कहता है कि थूकना ब्रो, ये तो हद ही पार कर गया। वो हान के साथ अग्री करता है कि ऐसी हरकतें करने पर सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हान सोचता है कि ये बेवकूफ तो उसकी कहानी का मेन पॉइंट ही मिस कर गया। फिर भी होमलेस जो अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है जैसे कोई गार्डियन एंजल हो और प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो भाई से बात करके एक वेपन अरेंज करवा देगा। ये सुनकर हान के चेहरे पर फाइनली थोड़ा सुकून आता है। तभी जो उसे अपने भाई, जिसे सब बॉस कहते हैं, के पास चलने को सजेस्ट करता है। वैसे भी उसकी लग्जरी कार सर्विस में गई हुई है। हानफेंग तुरंत अग्री करता है और उसे कहता है कि उसके पास गाड़ी है तो राइड की टेंशन नहीं है। जब दोनों गाड़ी में होते हैं जो उसकी एसयूवी देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि ये कितने की है। हन कैजुअली रिप्लाई देता है कि उसे ये गाड़ी 7 लाख में मिली, काफी अच्छी डील थी। जो तो वहाँ फोटोशूट चालू कर देता है जैसे कोई इंस्टाग्राम का सुपर मॉडल हो और सबसे फनी बात, वो कैप्शन भी ऐसा लिखता है जैसे एसयूवी उसकी खुद की हो। थोड़ी देर में वो एक होटल के बाहर आ जाते हैं और वहाँ उसके बड़े भाई के गैंग के कुछ मेंबर्स एक कोने में आग लगाकर चिल कर रहे होते हैं। सब लोग उस एबनॉर्मल मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि जुलाई में स्नोफॉल होना अजीब बात है। हानफेंग की गाड़ी वहां रुकती है और होमलेस जो एकदम सिग्मा एक्सप्रेशन के साथ निकलता है। उसके गैंग के लड़के यकीन नहीं कर पाते कि जो ने ये एसयूवी ले ली है और जो तो इतना बेशर्म होता है कि कहता है उसने ये गाड़ी 7 लाख की ली है और वो भी खुद के पैसे से। हन ये सब देखकर सोचता है कि ये बंदा तो उस गाड़ी के ओनर के सामने झूठ बोल रहा है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो कुछ ज्यादा ही है। अगले सीन में जो हान को अपने बॉस के पास ले जाता है। जैसा कि हान ने एक्सपेक्ट किया था, गैंग लीडर की पूरी बॉडी टैटूज से भरी होती है। जैसे ही वो अपने भाई को देखता है वो उसे उसी समय चिल्लाकर बाहर जाने का कहता है। ये सुनकर जो डर के मारे सीधा हान को आगे कर देता है और अपने भाई को बताता है कि हान उसका दोस्त है और वो इसी की वजह से यहाँ आया है क्योंकि उसे एक गन चाहिए थी। गैंग लीडर पहले तो शॉक्ड हो जाता है, फिर गुस्से से हान को एक डेडली लुक देता है। हान उसके इस एटीट्यूड से थोड़ा डर जाता है और थोड़ा नर्वस हो जाता है। बॉस को ये सुनकर गुस्सा आता है कि ये लोग एक फालतू सी गन लेने के लिए इतना दूर से उसका समय बर्बाद करने आए हैं जबकि उसके पास और इम्पोर्टेंट काम भी होते हैं। फिर वो अपने एक बंदे को हैंडगन लाने को बोलता है। गांग का आदमी एक हैंडगन उठाकर हानफेंग की तरफ उछाल देता है जिसकी प्राइस सिर्फ 6,000 होती है। लेकिन हान तो छोटी पिस्टल से खुश होने वालों में से नहीं है। इस बार हान फुल जॉन विक बनने के मूड में होता है और डायरेक्टली एक स्नाइपर की डिमांड करता है, एक बड़ी स्कोप के साथ। बॉस उसकी ये डिमांड सुनकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि ये बच्चा स्नाइपर राइफल मांग रहा है। वो गुस्से में उसे बेइज्जत करते हुए कहता है कि हान खुद को समझता क्या है, क्या वो किसी शॉपिंग मॉल में आया है जहां उसे उसकी मर्जी की चीज मिल जाएगी। बॉस का एटीट्यूड क्लियरली ईगो से भरा होता है और वैसे चिल्लाने का कोई रीजन भी नहीं होता। लेकिन तभी हान को कवर करने के लिए जो अपनी फेक कहानियों का भंडार खोल देता है। इस बार वो बोलता है कि हानफेंग की बीवी ने उसे 3 बार चीट किया और वो काफी समय तक अपने 3 नाजायज बच्चों को पालता रहा। अब उसे सच पता चल गया है और वो बदला लेना चाहता है। और जब तक वो स्टोरी खत्म करता है, बॉस का गुस्सा पीक पर होता है। वो प्योर इमोशंस के साथ रिएक्ट करता है जैसे हान की सच में पर्सनल इंसल्ट हो गई हो। हान को लगता है कि शायद इन झूठी कहानियों का असर सच में उसके दिल पर हो रहा है और इमोशनल होते हुए बॉस फाइनली स्नाइपर राइफल की डिमांड अप्रूव कर देता है।
लेकिन कहता है उसे अरेंज करने में 2-3 दिन लगेंगे। हन इस बात से खुश होता है कि कम से कम कुछ तो काम बना है। वो साथ ही अपने सबॉर्डिनेट चांगजी को हान के लिए एक सेमी ऑटो राइफल भी रेडी करने का कहता है। बॉस हान के लिए सच में बुरा फील करता है और एक फ्री हैंडगन भी गिफ्ट में दे देता है। हन की आंखों में चमक आ जाती है और इतनी अच्छी डील देखकर वो सच में सरप्राइज्ड हो जाता है। शुक्रिया अदा करते हुए हान उस गैंग के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है। वो कैजुअली बताता है कि उसके गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स ने बताया है कि मौसम अब और ख़राब होने वाला है। इसका मतलब ये है कि उन्हें जल्दी से जल्दी सप्लाईज इकट्ठी करनी चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। इस बार हान का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस होता है। उसकी आंखों में एक शार्प फीलिंग होती है जो बात के वजन को और बढ़ा देती है। बॉस उसकी एडवाइस पर अग्री करता है और इसी के साथ मीटिंग ऑफिशियली खत्म हो जाती है। वापस जाते समय जो फुल खुद की तारीफ करने वाले मोड में होता है और कहता है कि उसने मीटिंग एक प्रो डीलर की तरह हैंडल की। साथ ही ये भी कहता है कि आज उसका भाई अच्छे मूड में था, शायद हान का दिन लकी था। हान उसका शुक्रिया करता है और जो को गिफ्ट देने का सोचता है और उसे सिगरेट ऑफर करता है। जो पहले तो अच्छा बनने का एक्ट करता है, लेकिन फिर मान जाता है और सीधा 8 कार्टन्स देने की डिमांड कर देता है। जब जो बकवास कर रहा होता है, हान अपने माइंड में चेकलिस्ट पे फोकस कर रहा होता है। अब उसके पास सब कुछ है जो अपोकलिप्स के लिए चाहिए। अब बस उसकी पावर्स को समझना रह गया है। अगर वो रेड पावर यूज करके फूड बना सके तो इस अपोकलिप्स में सरवाइव करना इजी होगा। जैसे ही हान खुशी से अपने प्लान्स फॉलो कर रहा होता है, अचानक वो जो के सामने स्लिप कर जाता है और बहुत जोर से गिरता है। उसका पाँव बुरी तरह से मुड़ जाता है। हान दर्द की वजह से कांप रहा होता है। जो कंफ्यूज्ड होता है कि ये अचानक क्या हो गया है। हान को शक हो रहा होता है कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। वो जो को कीज देता है ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले चले, लेकिन जो शर्म से बोलता है कि उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। वो हान को खुद से सहारा देकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन इससे उसका दर्द और बढ़ जाता है। ये देखते हुए हान तुरंत टैक्सी बुलवा लेता है क्योंकि उसे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया रश से भरा होता है। वहाँ नाइट शिफ्ट पर हेड नर्स जियोन काम कर रही होती है। वो देख रही होती है कि बर्फ हर घंटे बाद ज्यादा होती जा रही है। तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है। उसे मेन हॉल में जल्दी से बुलाया जाता है क्योंकि स्टाफ की कमी हो चुकी है। और अफसोस के साथ हान की टांग सच में टूट चुकी होती है। जब उसे फ्रैक्चर का रिपोर्ट मिलता है तो वो हॉस्पिटल में परेशान होकर बैठ जाता है। अब उसे 1 घंटा वहाँ रहना पड़ेगा, तभी उसे दवाइयों के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा। उसने सरवाइव करने के लिए सब कुछ प्लान कर लिया था, लेकिन एक छोटी सी एक्सीडेंट ने उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। थोड़ी देर बाद जो उसे अलविदा कहता है क्योंकि उसके पास और भी ज़रूरी काम है और ऐसे एक्ट करता है जैसे उसका स्केड्यूल पूरा टाइट है। और हान फेंग दोबारा वैसा ही हो जाता है जैसे वो पिछली जिंदगी में था। इस बार तो सिचुएशन और भी बुरी है क्योंकि इस दफ़ा उसकी टांग भी फ्रैक्चर है। हॉस्पिटल पहले से ही लोगों से भरा हुआ होता है। मौसम के अचानक चेंज होने की वजह से पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि बाहर वाली दुनिया कुछ हफ्तों में ही तबाह हो जाएगी। हन वहाँ बैठकर मेडिसिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन लाइन इतनी लंबी होती है कि लगता है जैसे पूरा शहर उसी लाइन में खड़ा है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक खूबसूरत हेड नर्स पर जो वहाँ पेशेंट्स के पल्स चेक कर रही होती है। वो हॉस्पिटल को काफ़ी अच्छे से संभाल रही होती है, इसलिए डॉक्टर्स और नर्सेज भी उस पर डिपेंड करते हैं। उसकी प्रोफेशनलिज्म देखकर हान फेंग लिटरली शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इतनी यंग लड़की एक हेड नर्स कैसे बन गई। साथ ही वो हर पेशेंट से इतनी प्यार से बात करती है और ऊपर से उसकी लुक्स भी फुल मॉडल जैसी होती हैं। भाई का दिल फिर से फिसल रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा किसी नई लड़की के लिए। वो बस उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस नर्स को बुलाता है और वो तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है। जिनयन प्यार से बताती है कि इस समय स्टाफ कम है तो उसे चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उस बूढ़े का असली प्लान कुछ और ही होता है। वो घटिया आदमी जिनयन का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो चुपके से अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसकी टांगों के बीच में स्लिप कर देता है ताकि जब नर्स बिजी हो तो वो चुपके से फ़ोटो ले सके। नर्स को बिल्कुल शक नहीं होता और वो कहती है कि वो बाद में आकर उसका एक्सरे करवा देगी। लेकिन बूढ़ा वहाँ नहीं रुकता। वो फुल थर्की मोड में जाके डायरेक्टली नर्स का हाथ पकड़ लेता है। उस इनोसेंट नर्स को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उसे आराम से कहती है कि डॉक्टर अभी आते ही होंगे, लेकिन तभी वो बूढ़ा और घटिया हो जाता है और अपना हाथ वहाँ ले जाता है जहाँ उसे नहीं ले जाना चाहिए था। उससे पहले कि वो कोई और घटिया हरकत करता, हान फेंग सीधा अपनी स्टिक उसके मुंह पर दे मारता है। बूढ़ा आदमी सीधा जमीन पर जा गिरता है। नर्स शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या वो ठीक है। हान फेंग तुरंत कंफ्यूज एक्ट करता है और सॉरी करते हुए कहता है कि उसे ये स्टिक यूज करना नहीं आता। हाँ भाई, क्योंकि जब किसी चीज को यूज नहीं आता तो उसे मिसाइल की तरह लॉन्च कर देते हैं।
तभी हान चालाकी से एक्ट करता है और उस बूढ़े का फोन चेक करने लग पड़ता है। और जैसे ही बूढ़ा चिल्लाकर उसका फोन वापस करने का कहता है, हन उसकी गैलरी में वो फोटो देख लेता है और उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि इस थरकी बूढ़े ने उसे हाथ भी लगाया और साथ ही फोटो भी ले ली। वो उस बूढ़े को डायरेक्ट पुलिस की धमकी दे देता है कि अगर उसने दोबारा इस तरह की हरकत की तो वो उसे जेल में डलवा देगा। ऐसे लोगों से लड़कियां सेफ नहीं होती। और फोन वापस देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही वो कहता है कि अगर वो उसे दोबारा नजर आया तो वो उसे सोशल मीडिया पर भी डाल देगा। बूढ़ा कुछ नहीं कर पाता और वहां से फुल स्पीड में भाग जाता है। हाँ, वही बंदा जिसको अभी थोड़ी देर पहले कमर में दर्द था, अब तो फ्लैश बन गया है। नर्स अभी भी शॉक में होती है कि आखिर ये बंदा इतनी तेजी से कैसे भाग गया। हन सोचता है कि क्या इस लेवल के बेवकूफ लोग भी होते हैं इस दुनिया में। वो चुपके से उस नर्स को वो फोटो दिखाता है और बताता है कि उस बूढ़े की हरकतें शुरू से ही गलत लग रही थी। हान कहता है कि वो चाहे तो ये सब पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है और फोन भी उसे दे देता है ताकि वो प्रॉपर लीगल एक्शन ले सके। जिनियन स्माइल के साथ फोन ले लेती है, लेकिन एक सीरियस सवाल भी पूछ लेती है कि क्या उसका पैर सच में फ्रैक्चर था या ठीक हो गया। और तब हान को याद आता है कि उसने थोड़ी देर पहले सच में पैर तोड़ दिया था। बूढ़े को सबक सिखाने के चक्कर में जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिला, उसकी वजह से वो सब कुछ भूल गया और अब जब वो ठंडा हो गया है तो असली दर्द फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद नर्स उसके फ्रैक्चर पर सही से बैंडेज कर देती है। अब हान को ज्यादा दर्द फील नहीं हो रहा। नर्स उसका शुक्रिया अदा करती है और प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देगी। लेकिन तभी हान का पैर एक्सीडेंटली उस नर्स की बॉडी से टच होने लगता है। हानफोंग के दिमाग में बस एक ही ख्याल होता है कि ये लड़की को शायद अभी भी समझ नहीं आया। तभी जिनियन को एक और इमरजेंसी कॉल आता है। उसे और ड्यूटीज पूरी करने के लिए बुलाया जाता है। वो हल्की सी नर्वस होकर वहां से भागने लगती है और जाते जाते हान को याद से 1 हफ्ते बाद चेकअप के लिए वापस आने का कहती है। हान अंदर ही अंदर सोचता है कि रियलिटी कुछ और है। 1 हफ्ते बाद तो शायद वो इससे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अपोकलिप्स शुरू हो चुका है और जल्द ही दुनिया को तबाह कर देगा। वो इस दुख भरे ख्याल के साथ हॉस्पिटल से निकल जाता है। अगले दिन मौसम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। दुनिया भर में न्यूज चैनल्स एक ही बात कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक गिर गया है। दुबई और इजिप्ट जैसे गर्म कंट्रीज जहां पूरा साल गर्मी होती है, वहां भी स्नोफॉल हो रहा होता है, जो सच में एक खतरनाक बात है। 46 कंट्रीज के टॉप क्लाइमेट एक्सपर्ट्स एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए रशिया में इकट्ठा होते हैं, ये समझने के लिए कि असल में हो क्या रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना होता है कि ये कोल्ड वेव कुछ समय के लिए है और वो लोगों को तसल्ली देते हैं कि कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी लोगों को अंदर रहकर खुद को गर्म रखने की स्ट्रिक्ट वार्निंग्स मिलती है और सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने का कहा जाता है। लेकिन हानफेंग को कोई टेंशन नहीं। वो अपने फुली अपग्रेडेड और प्रोटेक्टेड रूम में हीटर के साथ चिल कर रहा होता है। न्यूज चैनल्स बार बार कह रहे होते हैं कि ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन हान को पता होता है कि सब झूठ है। ये सब पब्लिक को चिंता से दूर रखने का ड्रामा है। वो सोचता है कि पिछली जिंदगी में तो वो भी इनकी बातों में आ गया था और बेवकूफ़ों की तरह गर्मी के वापस आने का वेट कर रहा था, लेकिन इस दफ़ा सब कुछ अलग है। हानफेंग पूरी तरह रेडी है। उसने हर चीज़ के स्टॉक्स भर के रखे हैं और उसका हीटिंग सिस्टम फुल पावर पे चल रहा है। अभी के लिए उसके आसपास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसे सब कुछ अपने कंट्रोल में लगता है। लेकिन बिल्डिंग का ग्रुप चैट फुल रेज मोड पे होता है। सब लोग पैनिक में टाइप कर रहे होते हैं कि ठंड बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और अब तो हीटर काम नहीं कर रहा। उनकी चिंता बढ़ रही होती है और उस ग्रुप चैट में अचानक एक अनोनिमस यूजर एक अजीब मैसेज करता है। वो सबको बताता है कि आइस एज अपोकलिप्स शुरू होने वाला है। ये बर्फ का तूफान कोई नॉर्मल तूफान नहीं, बल्कि एक नेचुरल डिजास्टर है जो अर्थ के अंदर से आया है। ये मैसेज पढ़कर हानफेंग शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बात सिर्फ उसी को पता होनी चाहिए थी। हान के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है कि ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है। हो सकता है कि वो भी उसकी तरह रीइंकारनेट हुआ हो। उसे इस बात की चिंता होने लगती है और वो सोचता है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हान ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है तो किसी और के पास फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कभी शांति से भरा होता था, अब वहां के लोग किसी पागल खाने जैसे बिहेव कर रहे हैं। सब ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को टैग करना शुरू कर दिया है कि उन्हें अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस स्नोस्टॉर्म ने सबका हाल खराब कर दिया है। और तो और ये अनलिमिटेड कंप्लेंट्स पढ़ना भी अपने आप में एक पनिशमेंट है। ग्रुप चैट का हाल ऐसा हो जाता है जैसे कोई कार्टून थीम पार्क। सबके प्रोफाइल पिक्स क्यूट कैट एवेटार्स में बदल जाते हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं। अगर ये स्नो और ज्यादा जमा होती रही तो ग्रोसरी लेने तक जा नहीं पाएंगे। उन्होंने यहाँ रहने के इतने पैसे दिए और अपार्टमेंट सर्विस 0 है। अब तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि या तो प्रॉपर्टी एजेंट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे या उनके पैसे वापस करे। वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का स्टाफ भी पैनिक में होता है और हर मैसेज में बस माफी मांगते जा रहे होते हैं।
लेकिन वो जितनी भी माफी मांग लें, उन रेजिडेंट्स का गुस्सा कम नहीं होता। सबके दिमाग में बस एक ही बात है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व करें या उन्हें रिफंड चाहिए। ये सब इस प्राइस के लायक तो बिल्कुल नहीं है जो उन्होंने बिल्डिंग वालों को दी है। इन सब ड्रामा के बीच हान फेंग चुपके से चैट ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो इस सब की चिकचिक से परेशान हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली पता चलता है कि उसे ये बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। वो सोचता है कि आखिर बिल्डिंग ओनर कोई मैजिशियन थोड़ी है जो स्नोस्टॉर्म हटा देगा। लेकिन सब लोग पागल नहीं हुए हैं। उनमें से एक रेजिडेंट जेम्स जियोन भी है, जो मैच्योरिटी दिखाता है और कहता है कि तूफान से लड़ना बेकार है। उसकी एडवाइस ये है कि सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। नेचुरल डिजास्टर किसी के कंट्रोल में नहीं होते और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर चिल्लाने से सिर्फ उनका स्ट्रेस ही बढ़ेगा। लेकिन सबको जायोन का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता। कुछ लोग उसे ही टारगेट कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या वो मैनेजमेंट का चमचा है। जियोन उन्हें आराम से समझाता है कि वो किसी साइड नहीं ले रहा, सिर्फ रियलिटी बता रहा है। वैसे भी लड़ने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो सब नहीं मानते और कहते हैं उन्हें पहले स्नो हटानी होगी, तभी वो जाके ग्रोसरी ला पाएंगे, क्योंकि उनका भूख से मरने का मूड नहीं है। जियोन फिर से सबको लॉजिक समझाने ट्राई करता है और कहता है कि अगर बाहर की स्नो हटा भी दी तो रोड क्लियर मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। अगर फुटपाथ क्लियर हुआ तो वो चलकर ग्रोसरी स्टोर तक जा सकते हैं। इसी बीच हान फेंग का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसने इस ज्ञानी बाबा को पहचान लिया होता है जो सबका लीडर बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। हान की आंखों में क्लियरली नजर आ रहा होता है कि उसका इस बंदे के साथ कुछ पुराना चक्कर है। तभी एक और बंदा फुल नो नॉनसेंस मूड में चैट ज्वाइन करता है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के सीधा बोलता है कि अगर उन्हें खाना चाहिए तो सबको निकल के रोड क्लीन करना होगा, क्योंकि उनकी बकवास से स्नो नहीं पिघलने वाला। ये कहकर वो लॉग आउट हो जाता है। एक और बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि वो स्नो हटाने में हेल्प करेगा। ये थोड़ा बदमाश एटीट्यूड वाला बंदा भी हान फेंग को काफी जाना पहचाना लगता है। थोड़ा थोड़ा करके रोड साफ करने के लिए और भी लोग रेडी हो जाते हैं। नाजुक सी दिखने वाली लड़कियां भी बर्फ साफ करने के लिए हाथ गंदा करने को तैयार हो जाती हैं। और फिर एंट्री होती है ह्यूना की, जो एक स्नो हटाने की वॉलंटियर बन के सामने आती है। हान फेंग थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इस कार्टून जैसी लड़की ने आखिर स्नो साफ करने के लिए हाँ कैसे कर दी। पता लगता है कि उसका प्लान सिर्फ अटेंशन लेने का होता है। वो बस ये चाह रही होती है कि आसपास के थरकी लड़के उसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए उसके सामने आएं और उसकी चिंता करते हुए उसे काम करने न दें। और जैसे ही उसने थोड़ा नाटक किया, उसका प्लान काम कर गया और उसने अपना सारा काम दूसरों पर थोप दिया, क्योंकि दूसरों को धोखा देने वाले लोग वही करते हैं। हन उस ग्रुप चैट से लॉग आउट कर जाता है। वो इस सब से बहुत तंग हो चुका होता है। खास तौर पे ह्यूना उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। उसका मूड खराब करने में तो वो सबसे आगे होती है। और तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है। ह्यूना उसे मैसेज कर रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि हान फेंग उसकी हर बात मान लेगा। वो उसे थोड़ा सा खाना लाने का कहती है, जैसे हान उसका नौकर है। और हान को ट्रैप में फंसाने के लिए एक वाहियात पिक भी भेजती है, जिसमें उसकी नंगी टांगें और नंगा जिस्म नजर आ रहा होता है और सब कुछ फ्रंट रो डिस्प्ले पर होता है। हान फेंग ये सब देखकर इम्प्रेस्ड होता है और सोचता है ह्यूना के इस एफर्ट को तो 10 आउट ऑफ 10 देना पड़ेगा। वो इतनी ठंड में भी इतने हॉट मूड में है। लेकिन क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर है, इसलिए इस समय उसके लिए अपनी थरक दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो एक ऐसी मजाकिया लाइन भेजता है जो ह्यूना का मूड तुरंत ऑफ कर देती है। और जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, हान फेंग का रिप्लाई अपना काम कर गया। ह्यूना इतना गुस्सा होती है कि उसका मन करता है कि वो उसके मुंह को कुचल दे। आज इस तूफान को शुरू हुए तीसरा दिन है और टेम्परेचर ऑलरेडी 20 डिग्री सी के नीचे जा चुका है। क्योंकि ये सब इस तबाही की बस शुरुआत है, इसलिए सिटी का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम अभी तक एक्टिव है। सब लोग चिल हैं और बिना किसी चिंता के जिंदगी गुजार रहे हैं। इंटरनेट भी चालू है और हर बंदा अपनी डेली के कामों में लगा हुआ है, और बिल्कुल एक बोर्ड टीनेजर की तरह। हान फेंग भी टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा होता है, जहां वो चालू गर्ल्स के शॉर्ट वीडियोस देख रहा होता है। लेकिन सच तो ये है कि वो इस सबसे ऑलरेडी बोर हो गया है और ये सिर्फ अपोकलिप्स का दूसरा दिन है। अब उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अकेलापन इंसान को अंदर से कितना खा जाता है। उसकी फ्रैक्चर्ड टांग ने तो वैसे भी उसका चलना फिरना ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। वो अब फंस गया है और फुल रिकवरी में कुछ महीने लगने वाले हैं। वो अब क्या ही करे, वो फिर से वीडियोस में डूब जाता है। तभी एक रैंडम न्यूज़ क्लिप उसके सामने आता है, जिसमें एक ऐसा बंदा दिखाया जाता है जिसमें सेल्फ हीलिंग पावर है। डॉक्टर्स का कहना है कि बंदा 15th फ्लोर से गिरा था और अंदर के ऑर्गन्स डैमेज होने के साथ उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद बंदा खुद को हील करने लगता है और उसका रीजनरेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर हान फेंग को याद आता है कि उसके पास भी तो कुछ पावर्स हैं। वो अपने हाथ पर वो ग्रीन पावर एक्टिवेट करता है और अपनी फ्रैक्चर्ड लेग को हील करने का ट्राई करता है। लेकिन ग्रीन लाइट थोड़ी देर में बिना कोई इफेक्ट किए बुझ जाती है। हन एक बार और ट्राई करता है, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। वो ये देखकर निराश हो जाता है।
उसे लगता है कि ये सब एक ड्रामा था। हंस सोफे पर गिरता है और थोड़ा डिप्रेस्ड लगता है। उसे एक मोमेंट के लिए लगा था कि सच में कुछ हो जाएगा। कई घंटे स्क्रॉल करने के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और फिर वो सपनों की दुनिया में चला जाता है। उसके सपने में वो किसी ट्राइबल आउटफिट में होता है और एक ह्यूज बकरी पर राइड कर रहा होता है। सिर्फ एक नहीं, उसके पीछे पूरी गोट आर्मी उसे फॉलो कर रही होती है। दूर से देखने में ये गोट आर्मी फुल मजेस्टिक लगता है, लेकिन उसका ये फन मोड खत्म हो जाता है जब एक बकरी अचानक ब्रेक्स लगा देती है और हानफेंग उड़कर सीधा सामने गिर जाता है। वो अपने सपने में भी अपना पैर तोड़वा बैठता है। तभी और एक बकरी उसका पैर चाटने लगती है। ये एक्ट उसे इतना गंदा लगता है कि वो उस बकरी को धक्का देता है। बकरी को गुस्सा आ जाता है। तभी बकरी अपनी लंबी जुबान निकालती है और हान के पैर को जुबान से लपेट लेती है और उसकी टांग को डायरेक्टली हवा में उठा लेती है। और तभी हान को ये देखकर शॉक होता है कि जिस बकरी ने अपनी जुबान लपेट रखी थी वहां ग्रीन पावर एक्टिव हो जाती है और हीलिंग शुरू हो जाती है। इसी सीन को देखते ही हानफेंग एकदम से उठ जाता है। वो पसीने से भीगा हुआ होता है। उस अजीब सपने से उसका हाल बुरा हो चुका होता है। ऐसा सपना भी आखिर किसी को आता है क्या? और तब उसकी नज़र अपने पैर पर पड़ती है। वहाँ ग्रीन ग्लो हो रहा होता है और हीलिंग का साइन दिख रहा होता है। वो धीरे से अपना बैंडेज उतारता है और आराम से अपना पैर फ्लोर पर रखता है। सरप्राइजिंगली उसे अब जरा सा भी दर्द नहीं होता। उसे लगता है कि उस ग्रीन लाइट ने सच में उसका पैर ठीक कर दिया है, लेकिन उस पावर ने सिर्फ तब काम किया जब वो सो गया था। और अब ये टेस्ट करने के लिए कि ये सच में काम करता है या नहीं, हानफेंग एक शार्प नाइफ उठाता है और अपनी खुद की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हीलिंग दोबारा ट्रिगर होती है या नहीं। उसका हाथ कांप रहा होता है जब वो धीरे से अपनी इंडेक्स फिंगर पर एक छोटा सा कट लगाता है, बस ये देखने के लिए कि क्या उसकी नई वाली हीलिंग एबिलिटी सच में काम करती है या बस एक चमत्कारी सपना था। हन यहाँ कंफ्यूजन में फंसा होता है, जबकि बाहर उसके पड़ोसी गुस्से में काम कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी किसी काम की चीज में लगा रहे होते हैं बजाय सिर्फ चैटिंग करने के। सब लोग मिलके मेन गेट के सामने वाली स्नो हटा देते हैं। इस सब का क्रेडिट जाता है जॉन की मोटिवेशनल स्पीच को, जिसने सबको मोटिवेट किया। जॉन एक बूढ़े आदमी को भी स्पेशल शाउट आउट देता है जिसने सबसे ज्यादा काम किया। वो आदमी भी बदले में उन ट्विंस की तारीफ करता है जिन्होंने मिलकर काफी सारा काम निपटा दिया। फिर आती है सबकी फेवरेट नर्स जिनियन, जो अभी भी थोड़ी थकी हुई होती है। उसे इस बर्फ के तूफान में चलने से बहुत दिक्कत हो रही होती है। तभी ट्विंस उसकी हालत देखते हैं और तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। उसे उठाने के बाद ट्विंस वापस काम पे लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसे फिर से हेल्प चाहिए हो वो उन्हें बता सकती है। जॉन नोटिस करता है कि स्नोफॉल अब और तेज हो रही है, तो सबको अलर्ट करता है कि उन्हें ग्रोसरी का काम जल्दी से पूरा करना चाहिए। जो लेट हुआ वो बर्फ में फंस जाएगा। सप्लाईज की बात चल ही रही थी तो वो बूढ़ा आदमी कुछ याद करता है, लेकिन वो बताने में घबरा रहा होता है। जॉन उसे इस बारे में पूछता है और बताने के लिए फोर्स करता है। तब वो कहता है कि उसने एक रूमर सुना है। कुछ दिन पहले किसी ने एक रेजिडेंट को छोटी ट्रक से सामान ले जाते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूव इन कर रहा हो। जॉन को लगता है कि ये तो नॉर्मल ही है, नए लोग जब शिफ्ट करते हैं तो सामान तो लाते ही हैं। लेकिन फिर बूढ़ा आदमी एक और हैरान करने वाली बात बताता है। उसने देखा था कि उस बंदे के पास काफी सारे गैस टैंक्स और एक फायर प्लेस भी था। ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल सेटअप नहीं लग रहा था, क्योंकि जुलाई के महीने में कौन अपने साथ एक बड़ा हीटिंग सिस्टम लाता है। वो बंदा फुल विंटर सर्वाइवल की तैयारी कर रहा था। लेकिन उनकी ये बात ज्यादा देर नहीं चल पाती, क्योंकि ट्विंस अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ वापस आ जाते हैं। तभी एक और बंदा अचानक से एंट्री लेकर उन्हें डरा देता है। वो चुपके उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसे उस मिस्टीरियस बंदे में और इंटरेस्ट होता है जो इस अपोकलिप्स के लिए पहले से तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी इस कबाब में हड्डी के सिर पर एक स्नोबॉल लगता है। ये अच्छा काम ल्यूयन का होता है, जो उसे इन फालतू बातों को छोड़कर काम करने का कहती है। ये सुनकर वो वापस स्नो साफ करने लग जाता है। जॉन बीच में आता है और सबको बोलता है कि अब मेन पाथ क्लियर हो चुका है। नर्स जिनियन भी ग्रोसरी शॉपिंग जाने के लिए एक्साइटेड होती है। वहीं बूढ़ा आदमी चुपके से जॉन से पूछता है कि उसे क्या लगता है, क्या वो रेजिडेंट पहले से जानता था कि तूफान आने वाला है। जॉन थोड़ा सोचता है और फिर चालाकी से बात घुमा देता है और कहता है कि चिंता की जरूरत नहीं, ये तूफान कुछ दिन में थम जाएगा और जल्द ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और अगर बैड लक की वजह से स्टॉर्म नहीं रुकता तो अच्छा है कि उनके बीच में कोई ऐसा बंदा है जिसने पहले से सब कुछ स्टॉक कर लिया है और वो सबके काम आ सकता है। इसलिए देखा जाए ये एक गुड न्यूज़ ही है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। जब सब लोग ग्रोसरी स्टोर की तरफ जा रहे होते हैं तभी स्नोफॉल और भी बढ़ जाता है और सब लोगों को और तेज चलने के लिए फोर्स कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे लेजी बॉय हानफेंग अभी भी अपने कोजी अपार्टमेंट में मस्त नींद में सो रहा होता है, लेकिन उसकी नींद दरवाजे पर एक नॉक से डिस्टर्ब्ड हो जाती है। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज उसे बुला रही होती है। वो उठकर दरवाजा खोलता है
तो सामने जो अपने हाथ में वो सामान लेके खड़ा होता है जो हान ने बॉस ल्यू से मंगवाया था। ये वही गिफ्ट था जो बॉस ल्यू ने प्रॉमिस किया था, क्योंकि हान की दी हुई इन्फॉर्मेशन उनके काम आई है। ली ने ये इसलिए खुद डिलीवर किया क्योंकि उसने पहले से ही सप्लाई स्टॉक कर ली थी और अब उसे सिटी में इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं थी जैसे बाकी लोग भाग रहे हैं। फिर भी हान उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने इस वेदर में भी उसकी चीज़ें लाकर दी। ली के पास एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी थी, कुछ बातें जो अब लोगों में फैल रही थीं। कल रात किसी अननोन बंदे ने पूरी सुपरमार्केट को एक रात में खाली कर दिया, जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में थी। और जब बॉस ल्यू की गैंग स्नो हटाकर वहां पहुंची तो स्टोर पूरी तरह खाली था। हान फेंग ये सुनकर हैरान हुआ कि एक बड़ा सुपरमार्केट एक ही रात में खाली कैसे हो गया, लेकिन ली झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच में हुआ था। हान फेंग को अब ये समझ आ रहा था कि इस बार कुछ और भी अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी पिछली जिंदगी में नहीं हुआ था। शायद इस बार सिर्फ उसी को ही